Hello and welcome to Synopsis. I am Krishna. This is lecture for Geography, Climatology, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। और ये लेक्चर कॉमन है प्रीलिम्स क्लासरूम के लिए, मेंस क्लासरूम के लिए, साथ में ऑप्शनल में, ज्योग्राफी ऑप्शनल में, दोनों में। चाहे वो जीएस में क्वेश्चन पूछता हो, चाहे ऑप्शनल में पूछता हो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस कॉन्सेप्ट की बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्लाइमेटोलॉजी में आपको सर्कुलेशन का कुछ नहीं समझ में आएगा। ये सिनॉप्सिस की जो यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर आप जीएस, प्रीलिम्स और मेंस की प्लेलिस्ट में जाओ, यहाँ आपको ज्योग्राफी के लेक्चर्स मिलेंगे। सो यू कैन सी दैट क्लाइमेटोलॉजी में L11 तक अभी ये लेक्चर्स आए हुए हैं। तो इस लेक्चर को जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ, इस लेक्चर को समझने के लिए आपको एक तो ये L2 लेक्चर देखना पड़ेगा लगातार। इनफैक्ट L2 लेक्चर जब तक आप नहीं समझोगे, L3 से लेके L11 तक कुछ नहीं समझ में आएगा। एडियाबैटिक लैप्स रेट, ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट और वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट, रेनफॉल कैसे होती है, वो इस लेक्चर में बताई हुई है। तो इस लेक्चर को देख के ही आज के लेक्चर का आप कंटेंट बिल्ड करो, समझो। और इस लेक्चर में मेनली हम यूनिसेलुलर मॉडल इसकी बात कर रहे हैं। फिर ट्राई सेलुलर मॉडल के लिए अलग से लेक्चर पढ़ेंगे। देखो, बुक्स में अलग चीज़ें हैं, हैंडआउट्स आपको मिल जाएंगे, डाउनलोड करके पढ़ लेना, बट जो मैं यहाँ पे समझाऊंगा उसको प्लीज़ समझो। तो देखो, यूनिसेलुलर मॉडल तो अभी मैं आपको फिगर दिखा चुका हूँ। तो देखो, एटमॉस्फेरिक डायनामिक एंटिटी है। तो यहाँ पे आप देखते हो हॉरिजॉन्टल विंड्स भी चलती हैं और वर्टिकल करंट्स भी चलती हैं। दोनों चीज़ों का हम अभी यूज़ करेंगे। और सर्कुलेशन होता है तो उससे डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस बैलेंस हो जाता है। हॉरिजॉन्टल विंड, सपोज कहीं ये प्रेशर P1 है, कहीं प्रेशर P2 है, तो P1 अगर P2 से बड़ा है तो यहाँ से यहाँ की तरफ विंड्स जाने लगेंगी। तो आपको ये कॉन्सेप्ट एक ध्यान रखना है। नॉर्मल कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ऑप्शनल और जीएस में भी आप इसको बना सकते हो। H मतलब जहाँ भी ज्योग्राफी में H बना हो उसका मतलब होता है हाई प्रेशर, L बना हो वहाँ लो प्रेशर। तो आप इनफैक्ट ये P1 और P2 के बदले H और L डायरेक्ट लिख सकते हो। तो ये हॉरिजॉन्टल विंड्स हैं। वर्टिकल विंड्स हमने ऑलरेडी कन्वेक्शन करंट और रेनफॉल वाले लेक्चर में डिस्कस कर ली हैं, कैसे बनती हैं। तो ये यूनिसेलुलर मॉडल है जो कि ये कहता है, ये वाला मॉडल, कि जो सर्कुलेशन है पोल से इक्वेटर तक है। तो उसका बेसिक थोड़ा सा देखते हैं कि उसको करने से पहले एजम्पशन क्या है। हालांकि ये मॉडल रिजेक्ट किया जा चुका है, लेकिन ट्राई सेलुलर मॉडल जो है उसको समझने के लिए आपको ये समझना ही पड़ेगा। हेडली, रिचर्ड हेडली उनके नाम पर है, इन्होंने खुद ये प्रपोज किया था। तो हेडली ने ये एज्यूम किया था, वो एज्यूम करते हैं कि अर्थ नॉन रोटेटिंग है, रोटेटिंग नहीं है। इसकी वजह से कोरियोलिस फोर्स 0 है, CF = 0। कोरियोलिस फोर्स की बात हम इस लेक्चर में बिल्कुल नहीं करेंगे। कोरियोलिस फोर्स आप इतना समझ लो कि कोई बॉडी अगर घूम रही है तो उसकी वजह से डिफ्लेक्शन आता है। तो विल सी इसको, जब हम अगले लेक्चर में ट्राई सेलुलर मॉडल की बात करेंगे तब इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस भी करेंगे, वहाँ एक्सप्लेन भी करेंगे। फिलहाल आप ये मान लो नॉन रोटेटिंग अर्थ है। अर्थ बिल्कुल ऐसे ही एक फ्लैट बॉडी है। फाइन, होमोजीनियस सरफेस है। ज्योग्राफी में इसे आइसोट्रॉपिक सरफेस कहते हैं। आइसोट्रॉपिक मतलब कोई भी ऑब्स्टेकल्स नहीं है, ना आपकी रिवर है, ना ही आपके माउंटेन है, ना ही प्लेटू है। बिल्कुल ऐसी आइसोट्रॉपिक सरफेस प्लेन सरफेस है कि अगर विंड यहाँ से यहाँ तक आना चाहे तो स्मूथली आ सकती है। इसकी वजह से आपका हो गया फ्रिक्शन फोर्स, FF आप लिखोगे, वो हो गया 0। तो जो मेन एजम्पशन है, लैंड वाटर का डिफरेंशिएशन भी नहीं है और प्योरली आइसोट्रॉपिक सरफेस है। तो ये दो एजम्पशन लेके हम इस मॉडल को बिल्ड करते हैं। अब ये मत कहना कि जीएस में ये क्यों पढ़ा रहे हो। अगर ये नहीं समझोगे तो ज्योग्राफी कभी समझ में नहीं आएगी, आप कितने ही बार पढ़ लो। दूसरा, इसका बेस क्या है, इंसोलेशन। इंसोलेशन क्या है, इक्वेटर पे इंसोलेशन में होता क्या है, ये भी आपको अगर नहीं पता तो एक बार हम जस्ट देख लेते हैं। सपोज ये अर्थ है, ये सन है, ठीक है। तो सन की रे अगर ऐसी आ रही है तो अर्थ पे यहाँ ये वाला पार्ट है, ये सीधे इस एरिया में इतने में पड़ रहा है। और सपोज ये अर्थ की सन की रे यहाँ जा रही है तो ये वाला पार्ट आपका इतने एरिया में, सेम जो ये पार्ट है अर्थ पे तो इतने एरिया में पड़ेगा ये, ठीक है। तो पर यूनिट जो इंसोलेशन है यहाँ पर, ये एरिया ज़्यादा है, आप देख रहे हो यहाँ एरिया इतना ही है, तो यहाँ पर यूनिट इंसोलेशन कम मिल रहा है। तो यहाँ इस तरफ टेम्परेचर कम होगा, इक्वेटर पे टेम्परेचर मैक्सिमम होता है, इंसोलेशन एटलीस्ट मैक्सिमम होता है। तो हम फिलहाल एक और एजम्पशन मान के चलेंगे, यहाँ जो भी कहानी है बेसिक इंसोलेशन सन की है। बाकी जो फैक्टर्स हैं उनको हम बाद में देखें। हम बेसिस ये मानते हैं कि यहाँ पर इक्वेटर पे जो टेम्परेचर है ये मैक्सिमम है और यहाँ पर टेम्परेचर मिनिमम है। तो जो ये थ्योरी है ये बाद में आपको अपने आप समझ आ जाएगी। सीधे हम इस फिगर पर आते हैं। इस फिगर को समझने से पहले, इसी फिगर में सारा खेल छुपा हुआ है ज्योग्राफी का, तो एटलीस्ट क्लाइमेटोलॉजी का। पहली चीज़ जो मैं आपको बता चुका हूँ, एक तो डेफिनेशन याद कर लो, एयर इन मोशन इज़ विंड। अगर हवा है वो चलने लगती है तो उसको मतलब चलती हुई हवा, हिंदी में पता नहीं क्या कहते होंगे, हवाई हवा कहते हैं, ठीक है। तो अगर
एयर मूव कर रही है तो उसे विंड कहते हैं। तो हाई टू लो डेफिनेटली आपने साइंस में पढ़ा हुआ, नहीं भी पता है तो जहाँ कोई चीज़ ज़्यादा होती है उससे कम एरिया में चीज़ें जाती हैं। आप एक रूम में बहुत सारी भेड़ें बकरियाँ बंद कर दो, जैसे ही आप गेट खोलोगे तो भेड़ बकरियाँ बाहर जाएंगी। डेंसिटी एक मैटर करती है, तो हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ मैटर फ्लो करता है। तो ये तो हुआ एयर इन मोशन इज़ विंड। अब हम यहाँ बात करते हैं सीधे इधर इस फिगर की। तो इस फिगर को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप ये पॉइंट देखो जो ब्लू से हैं, 1 2 3 4 हमने नंबरिंग कर दी। ये इस वाली लाइन के अलोंग, ये इसको कह दो आप मिरर इमेज है। ये सपोज अगर आपका नॉर्थ पोल है तो ये साउथ पोल है। तो हम एक तरफ का समझ लेते हैं, दूसरी तरफ एग्जैक्टली सेम मैनर में चीज़ें वर्क करती हैं। देखो पॉइंट नंबर 1 इज़ पोल, पॉइंट नंबर 2 इज़ इक्वेटर। ये धरती की बात कर रहे हैं और ये जो बात है ये धरती के ऊपर की बात है। धरती के ऊपर क्या चल रहा है, ट्रोपोपॉज है तो ऊपर तक क्या हो रहा है, ठीक है। तो 1 इज़ पोल, पोल की धरती, 2 इज़ इक्वेटर की धरती, 3 इज़ इक्वेटर, इसको हम एलोफ्ट बोलते हैं, ALOFT। तो ठीक है, इक्वेटर के ऊपर का रीजन और यहाँ 4 है आपका पोल के ऊपर का रीजन। तो ये 4 रीजन आप याद रखो, ठीक है। अब हमने ये बात की कि पोल पर इंसोलेशन मिनिमम है, टेम्परेचर मिनिमम है, तो यहाँ पर प्रेशर हाई है, और इक्वेटर पे टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर लो है। अब यहाँ एक क्वेश्चन, जिन्होंने साइंस पढ़ी है उनको एक ये क्वेश्चन आता है दिमाग में कि आखिर ऐसा क्यों। तो ऐसा इसलिए, देखो नॉर्मली भी आपको समझना है, साइंस नहीं पढ़ी है तो ये आइडियल गैस लॉ है, आपको पता होनी चाहिए। PV = nRT होता है, ठीक है। इसमें आपको पता है P इज़ प्रोपोर्शनल टू T। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेफिनेटली आपका प्रेशर बढ़ना चाहिए। लेकिन क्या होता है, यहाँ हम उल्टा कह रहे हैं, हम कह रहे हैं टेम्परेचर घट गया, लो टेम्परेचर हुआ तो हाई प्रेशर हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? एक्चुअल इसलिए होता है कि जो ये N है, N में एक टर्म रो होती है, डेंसिटी की भी एक टर्म होती है। तो रो जो प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, और जो डेंसिटी है दिस इज़ प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जब हम ज्योग्राफी में बात करेंगे तो हम प्रेशर और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन ना देख के प्रेशर और डेंसिटी की बात करेंगे। टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी आपकी घट जाएगी, ठीक है। जैसे अगर आप सॉलिड आइस को गर्म करो तो आइस की डेंसिटी जितनी है और लिक्विड की डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी उससे कम है, और गैस की डेंसिटी उससे भी कम है। तो ये याद रखो कि प्रेशर आपका टेम्परेचर बढ़ने पे घट जाता है। इसको एक तरह से और समझ सकते हैं कि सपोज़ नॉर्मल, जो ज्योग्राफी में नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो सकती है, ऐसे हो सकती है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो जो एयर पैकेट है, यहाँ पर एयर है, ये राइज होगी, ठीक है। सपोज़ यहाँ पर अभी एयर ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड की है। अब टेम्परेचर जैसे ही बढ़ा तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। धरती का टेम्परेचर अगर 25 होगा तो इस जस्ट जो ऊपर की एयर है इसका टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। इसकी डेंसिटी कम होगी, और आप जानते हो हल्की चीज़ें ऊपर उठती हैं। अब जब यहाँ वैक्यूम क्रिएट होगा तो प्रेशर आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपको पता चला कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो प्रेशर इज़ लो, और अगर पोल पे जहाँ लो टेम्परेचर है वहाँ हाई प्रेशर। तो अब यहाँ 2 पॉइंट नोट करने हैं आपको, 1 और 2। यहाँ आप देख रहे हो डायरेक्ट इम्पैक्ट है टेम्परेचर का। जो प्रेशर यहाँ डिफाइन हो रहा है उसको डिफाइन करने वाली सिर्फ और सिर्फ अभी एक ही टर्म है, दैट इज़ टेम्परेचर। इस वजह से हम पॉइंट 1 और 2 को कह देते हैं थर्मली इंड्यूस्ड। तो ये जो आपका हुआ पोल, ये हुआ थर्मली इंड्यूस्ड हाई प्रेशर, और ये हुआ थर्मली इंड्यूस्ड लो प्रेशर। तो अगर हम अर्थ पे बात करें तो ये हो जाएगी थर्मली इंड्यूस्ड हाई प्रेशर बेल्ट या हाई प्रेशर पोलर बेल्ट, ठीक है। इनको हम जहाँ कंटेंट देखेंगे या इस फाइल पे अगर मैं वापस आया आपको जस्ट एक ब्रीफ देने के लिए, वहाँ आपको शो करूँगा, इसके हैंडआउट में पढ़ लेना, ठीक है। जो ये वाला है इक्वेटोरियल लो, इसको हम इक्वेटोरियल लो कहते हैं, फाइन। तो यहाँ तक अगर आपकी बात क्लियर हुई। अभी हम 3 और 4 की बात नहीं कर रहे हैं, फाइन। अभी हमें एक चीज़ पता है कि अगर टेम्परेचर यहाँ लो है, यहाँ प्रेशर हाई हो गया, इसको हमने H लिख दिया, इसको L लिख दिया, फाइन। यहाँ भी H होगा, ओके। अब जो अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक, वो ये कॉन्सेप्ट है कि नॉर्मल हमने बात की कि अगर प्रेशर ज़्यादा है तो कम प्रेशर की तरफ विंड फ्लो होगी। तो अब देखो, क्योंकि हमारी जो सरफेस है दैट इज़ आइसोट्रॉपिक, हमने कहा होमोजेनियस सरफेस है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स 0 है। अगर विंड यहाँ पोल से हैवी विंड, यहाँ से कूल विंड अगर यहाँ से यहाँ चलनी शुरू की तो वो सीधे इक्वेटर तक ही पहुँचेगी। इक्वेटर के बियॉन्ड क्यों नहीं पहुँचेगी? क्योंकि यहाँ से यहाँ भी विंड आ रही है और यहाँ से भी आ रही है, तो अल्टीमेटली फिर ये कन्वर्ज हो जाएंगी, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पर आपका हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है, ये विंड चलने लगी, फाइन। पोल से चल के सीधे इक्वेटर तक आती है। ये यूनिसेलुलर मॉडल है, आइडियलिस्टिक मॉडल है, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होना कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, ठीक है।
अब जब यहाँ विंड आ गई तो अब यहाँ आके उसके पास ऑप्शन क्या बचा, एक ही ऑप्शन है कि मतलब कहाँ चली जाए, वापस तो जाएगी नहीं, ठीक है, कोई रीज़न नहीं है, यहाँ भी वापस नहीं आ सकती, सिर्फ और सिर्फ ऊपर ही उठ सकती है, ठीक है, कन्वर्ज होके। तो कन्वर्ज होके यहाँ कोई विंड चलती नहीं है, मतलब इक्वेटर पे आप देखो कोई हॉरिजॉन्टल विंड नहीं है, इस वजह से इसको हम कहते हैं डोलड्रम, ठीक है, मतलब डोलड्रम किसी मोटे का नाम लग रहा है ना कि डोलड्रम की तरह पड़े हुए एक जगह, ठीक है। तो बेल्ट ऑफ काम जहाँ पे कोई विंड मूवमेंट नहीं है, दैट इज़ जोन ऑफ इक्वेटर, वो ये एरिया है, ठीक है। अब यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ हो रहा है टेम्परेचर इक्वेटर पे हमने कहा हाईएस्ट टेम्परेचर है, लो प्रेशर है, ठीक। तो जैसे ही सपोज़ ये एयर का पैकेट है, इसका टेम्परेचर अभी 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उस लेक्चर में, जो अभी मैंने आपको प्लेलिस्ट में बताया कि सपोज इसका ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट इज़ 10 डिग्री सेंटीग्रेड, फिलहाल हम मान लेते हैं 10 डिग्री से उठ रही है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर उठ के इसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाएगा और साथ में इसका जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा, 15, फिर अगले किलोमीटर पे 5 हो जाएगा, 2.5 किलोमीटर पे 0 हो जाएगा। जैसे ही इसका टेम्परेचर एम्बिएंट एयर, बाहर की एयर के टेम्परेचर के बराबर हुआ, अब ये उठना बंद कर देगी, फाइन। जो एयर यहाँ से आ रही थी ये गर्म होकर अब ऊपर उठती जा रही। दूसरा रीज़न क्या है कि इसकी डेंसिटी भी कम हो रही है, तो डेफिनेटली इसने ऊपर उठना ही है। अब जब डेंसिटी इसकी उतनी ही हो गई, एयर जैसे जैसे ऊपर उठ जाएगी ठंडी और हैवी होती जाएगी। अब ये हैवी हो गई है तो कुछ एयर तो यहाँ सिंक हो जाती है, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो बारिश हो गई वो तो अलग चीज़ है। जो यहाँ हैवी होने की वजह से राइज होती जा रही अल्टीमेटली इस एरिया में होती है एक्यूमुलेट। तो इस वजह से यहाँ धीरे धीरे हो जाता है हाई प्रेशर जनरेट। तो अब आप देख रहे हो एक चीज़, जो यहाँ पर प्रेशर है दिस इज़ थर्मली इंड्यूस्ड, इसमें डायरेक्ट रोल है टेम्परेचर का, इसमें डायरेक्ट रोल टेम्परेचर का नहीं है, इनडायरेक्ट रोल है, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं डायनेमिकली, DYNAMICALLY, डायनेमिकली इंड्यूस्ड हाई प्रेशर। तो ये आपका पहला डायनेमिकली इंड्यूस्ड हाई प्रेशर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ एयर एक्यूमुलेट होती जा रही है। आइडियली तो एयर पहुंचती है ट्रोपोपॉज तक, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। उसको हम बाद में देखेंगे कि अगर इसमें से कुछ एयर एस्केप होकर थोड़ा ऊपर चली गई तो उसका क्या है, उसको हम जियोस्ट्रॉफिक विंड जब समझेंगे तब उसमें बात करेंगे। लगातार इसी फिगर को हम थोड़ा थोड़ा एडिट करते जाएंगे तो हम उसमें ये वाली बेल्ट और ये वाली बेल्ट और ये जियोस्ट्रॉफिक, रॉसबी वेव्स, जेट स्ट्रीम, सब कुछ इसी से एक्सप्लेन होता है। फिलहाल हम मानते हैं कि ऊपर तक नहीं जा रही। इस फिगर में फिलहाल ट्रोपोपॉज का कोई काम नहीं है, जो आगे आएगा, इसलिए मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया। सो व्हाट यू नीड टू डू, ये समझो कि यहाँ पर जो हाई प्रेशर है ये डायनेमिकली इंड्यूस हुआ, ठीक है। अब देखो हमारे पे तीन चीज़ें, पोल पे हाई प्रेशर है, फाइन, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे एयर आई, यहाँ एयर आई, यहाँ हाई प्रेशर है, एयर कहीं से आ रही है, ठीक है, ठंडा एरिया है ना, तो यहाँ एयर सिंक करेगी। एग्जैक्टली जैसे यहाँ पर एयर लाइट होके ऊपर जा रही है, यहाँ पर जो एयर है इस एरिया में वो एयर हैवी होके नीचे सिंक हो रही है। तो यहाँ टेम्परेचर की वजह से भी हाई प्रेशर है और जो एयर सिंक हो रही है उसकी वजह से भी हाई प्रेशर जनरेट हुआ। तो अब देखो सीधी बात, आप यहाँ से पॉइंट नंबर 1 से समझना शुरू करो। पॉइंट नंबर 1 पे ड्यू टू एनी रीज़न एयर ऊपर से आई है, जो आपकी हल्की थी, ठंडी होते होते यहाँ पर हैवी होके यहाँ एक्यूमुलेट हो गई, यहाँ हाई प्रेशर हुआ। ये यहाँ से लो प्रेशर की तरफ गई, यहाँ आई तो ये लो प्रेशर से ऊपर उठी, यहाँ हाई प्रेशर हो गया। थर्मली इंड्यूस्ड, डायनेमिकली इंड्यूस्ड। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ये यहाँ पर एयर कहाँ से आई थी, ये जो लो एरिया है, ठीक है, कुछ तो रहा होगा यहाँ पे। अब उसका आंसर ये है कि जो ये एरिया में एयर इकट्ठी हो गई है वो कहाँ जाएगी। जैसे ये एयर कहीं नहीं जा सकती थी, सिर्फ और सिर्फ ऊपर उठ सकती थी, तो ये वाली एयर भी या तो यहाँ जा सकती है या यहाँ आ सकती है, उसके अलावा नीचे तो नहीं आएगी फिलहाल। फाइन, आइडियली नीचे थोड़ा बहुत बरसती है, थोड़ा बहुत ऊपर भी जाती है, बट आइडियल कंडीशन हम फिलहाल ऊपर और नीचे वाले को 0 मान ले रहे हैं। फाइन, तो या तो यहाँ जाएगी या यहाँ जाएगी। अल्टीमेटली यहाँ नीचे एयर आ रही है, तो अब कहीं से आ रही होगी, जहाँ से आ रही होगी वहाँ वैक्यूम क्रिएट हुआ था, इस एरिया में वैक्यूम क्रिएट हुआ था, तो यहाँ लो प्रेशर है। तो यहाँ जो डायनेमिकली इंड्यूस्ड लो प्रेशर ये भी है, क्यों, क्योंकि ये टेम्परेचर की वजह से डायरेक्टली नहीं है। यहाँ क्या हुआ, इस एरिया में
कि आपका जो 1 पे एयर आनी थी, कहीं से एयर आनी थी, यहाँ से आ नहीं सकती है क्योंकि यहाँ लो प्रेशर है, हाई प्रेशर है, यहाँ से एयर आ नहीं सकती है, यहाँ और कहीं आ नहीं सकती है, यही एक रीज़न है। तो यहाँ इस एरिया में जो भी एयर थी पोल अपनी तरफ खींच लेंगे, और जब खींच लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा वैक्यूम क्रिएट, इस वजह से यहाँ पर लो प्रेशर होगा। तो यहाँ का जो हाई प्रेशर है ये भी डायनेमिकली इंड्यूस्ड है, और यहाँ का जो लो प्रेशर है ये भी डायनेमिकली इंड्यूस्ड है, दोनों का रीज़न अलग है। यहाँ हाई प्रेशर इसलिए क्योंकि यहाँ एयर एक्यूमुलेट होती जा रही, ये है क्योंकि यहाँ पर एयर रेरीफाई होती जा रही है। अब आपके पास 4 पॉइंट हो गए, हाई लो, यहाँ पर हाई, यहाँ लो। प्रिंसिपल क्या है कि हाई से लो की तरफ एयर जाएगी, तो यहाँ से यहाँ चली गई, यहाँ से ऊपर ये। अब यहाँ ये मत कह रहे ना कि लो से हाई क्यों गई, ये फैक्टर ही अलग है, रीज़न ही अलग है। ये जो लो से हाई जा रही है, यहाँ टेम्परेचर वर्क कर रहा है, ठीक है, ये आपका प्रेशर वर्क कर रहा है, ये टेम्परेचर वर्क कर रहा है, तो इसको छोड़ दो। ये आपका एक बना, यहाँ से यहाँ तक एयर गई, यहाँ इकट्ठी, अल्टीमेटली उसके पास एक ही पाथ बचा कि वो यहाँ से यहाँ जाए। अल्टीमेटली जो आपका यूनिसेलुलर मॉडल है वो कैसे काम कर रहा है, यहाँ हाई, यहाँ पर कहीं से एयर आई थी, यहाँ वैक्यूम क्रिएट हुआ था, यहाँ से एयर आके यहाँ गई क्योंकि यहाँ लो प्रेशर था, यहाँ से एयर ऊपर गई, हाई प्रेशर जनरेट हुआ और यहाँ से एयर यहाँ आई। तो ये आपका यूनिसेलुलर सर्कुलर मॉडल बन गया। तो हम इसे ऐसे दिखाते हैं कई बार, क्योंकि ट्रोपोपॉज़ की हाइट पोल्स पे कम होती है, अराउंड 8 से 10 किलोमीटर होती है, यहाँ पर 16 to 18 to 20 किलोमीटर होती है, तो इसको हमने ऐसे दिखाया। तो ये बना हमारा यूनिसेलुलर मॉडल, जिसमें हमने ये एजम्पशन ली है कि ना तो अर्थ रोटेट कर रही है मतलब कोरियोलिस फोर्स ज़ीरो है, और होमोजेनियस सरफेस है मतलब कोई लैंड वाटर डिफरेंशिएशन भी नहीं है। तो आई होप ये लेक्चर मैंने समझाने की कोशिश की है, आपको समझ आना चाहिए। नहीं भी समझ में आया तो प्लीज़ वॉच इट 2-3 टाइम्स, तो आपको समझ आएगा। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि इन्हीं में से एक एक एजम्पशन रिलीज़ करेंगे। इनमें से देखेंगे कि अगर अगले लेक्चर में जो देखेंगे, ये जो यूनिसेलुलर को ट्राई सेलुलर 3 सेल क्यों बनते हैं। 3 सेल इसलिए बनते हैं क्योंकि यहाँ पर अर्थ भी रोटेट कर रही है, तो कोरियोलिस फोर्स दैट इज़ नॉट ज़ीरो। दूसरा, होमोजेनियस सरफेस भी नहीं है, इसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज़ ऑल्सो नॉट ज़ीरो। तो ये हम बात करेंगे। एनसीईआरटी में लिखे हुए टर्म्स, तो ये मत कहना कि ये ऑप्शनल में क्यों पढ़ा रहे हो या ज्योग्राफी में मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ। और ऑप्शनल में 2 साल पहले 15 या 20 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा था सीधे कि 4 फोर्सेस कौन से हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, प्लीज़ वॉच इट। अगर अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।